Okay, welcome back students. This is class 10th physics and today our topic is relation between relative refractive index and absolute refractive index. ठीक है, आज हम ड्राइव करने जा रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच एक रिलेशन। इस रिलेशन की जरूरत क्या पड़ती है डियर, कहां पर इसकी जरूरत होती है? तो इसकी जरूरत होती है डियर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये क्या है, आप देख रहे हैं लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कभी वो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है। ठीक है, देख रहे हैं ये लाइट रे इस तरीके से आ रही थी, इसे ऐसे निकलना था बट ये जो है नॉर्मल की ओर बेंट होगी। ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और इसे ऐसे निकलना था लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हट गई। और कभी लाइट रे सीधी सीधी निकल जाती है, ऐसा होता है डियर। जैसी आ रही थी वैसी ही निकल गई। ठीक है, आप जानते हैं ना जब लाइट रे एक मीडियम से कहा जाती है दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से जो है क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। कभी वो अपने पाथ से, ये इसका पाथ है, ठीक है, कभी अपने पाथ से नॉर्मल की ओर चल देती है और कभी अपने पाथ से नॉर्मल से दूर हट जाती है और कभी जैसे आ रही थी वैसे ही निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और कब ऐसा होगा, ठीक है, इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है, कब लाइट रे नॉर्मल की ओर झुकेगी, कब लाइट रे नॉर्मल से दूर हटेगी और कब लाइट रे सीधी सीधी निकल जाएगी, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए डियर, अब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं, काफी इस पे वीडियो हमने बनाए थे। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रिकैप करा रहा हूं आप लोगों का। देखिए, अगर मान लीजिए ये है ग्लास, ये है ग्लास और इसके ऊपर क्या है, वाटर, और आप ग्लास का लाइट रे वाटर से कहां जा रही है ग्लास में जा रही है। लाइट रे वाटर से कहां जा रही है डियर, ग्लास में जा रही है। तो हम अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको बोलते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कहां आएगा, अपॉन में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्पीड होती है उसको कहां लिखा जाता है, अपॉन में। जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे होते हैं उसमें जो स्पीड होगी उसको कहां लिखेंगे, न्यूमरेटर में। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, ये हम पहले किए हुए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये कहां लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये कहां लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में। कोई दिक्कत इतना समझने में? मेरे ख्याल से आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि लाइट रे एयर से अगर कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम समझ जाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है। और ये किसके इक्वल होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये कहां आएगा, न्यूमरेटर में, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये तो हमेशा कहां आएगा, अपॉन में। बोले तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी, उसमें जो स्पीड है वो कहां लिखी जाती है, अपॉन में लिखी जाती है। ठीक है, तो जब आप एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप एयर को छोड़ करके किसी भी अदर मटेरियल के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये हल्का सा रिकैप था, बाकी मैंने इसको बताया हुआ है पहले से। ठीक है, अब इस डेरिवेशन को करने से पहले एक बचपन की मैथमेटिक्स जो आप करते आ रहे हैं उसको देखते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाई c अपॉन डी, अगर क्या किया जा रहा है, a अपॉन बी को डिवाइड किया जा रहा है किससे, c अपॉन डी से। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला फ्रैक्शन a अपॉन बी ये कहां रहेगा, अपनी जगह। ठीक है, a अपॉन बी ऊपर वाला फ्रैक्शन ये अपनी जगह रहेगा। ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट होगा डियर किसमें, इनटू में, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इसका क्या कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल, डी अपॉन सी। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय c अपॉन डी को सॉल्व करते हैं। a अपॉन बी डिवाइड का साइन कन्वर्ट हुआ इनटू में, ठीक है, और
ये नीचे वाले फ्रैक्शन का क्या हो गया, रेसिप्रोकल सी अपॉन डी का क्या बन गया, डी अपॉन सी। बट अगर कहीं आपको देखिए ये अगर इसके इक्वल है तो यही चीज इसके इक्वल भी तो होगी, समझ रहे हैं ये बात। अगर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं तो यही चीज ये भी तो बन सकती है। यानी कि अगर कहीं आपका लिखा हुआ है ए अपॉन बी इज मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन सी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए किसी भी एक को पकड़िए, ठीक है, इसको लिख दीजिए ए अपॉन बी, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको रखा ऊपर, ये इनटू कन्वर्ट हुआ किसमें, डिवाइड में, और इस डी अपॉन सी को ले जाऊंगा इस ए अपॉन बी के डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां जाके इसका फिर से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। समझ में आई बात इतनी। यानी कि आपने पहले लिया ए अपॉन बी, ठीक है, इसके डिवाइड में अगर आप डी अपॉन सी डालना चाहते हैं, ठीक है, इस डी अपॉन सी को अगर आप ए अपॉन बी के डिवाइड में डालना चाहते हैं तो आप डी अपॉन सी को ए अपॉन बी के डिवाइड में डाल सकते हैं, बट जब आप इसको इसके अपॉन में डालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। डी अपॉन सी वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सी अपॉन डी में, या फिर कुछ भी, ठीक है, या फिर आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप डी अपॉन सी के अपॉन में डालना चाहते हैं किसको, ए अपॉन बी को, तो यहां जाके इसका ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी अपॉन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। ये अगर आप ए अपॉन बी के अपॉन में डी अपॉन सी को डालना चाहते हैं तो ए अपॉन बी के अपॉन में डी अपॉन सी चला जाएगा, बट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। या फिर आप डी अपॉन सी के अपॉन में क्या डालना चाहते हैं, ए अपॉन बी, तो चला जाएगा, बट उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि बी अपॉन ए। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। ये वही है, अगर यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से वापस यहां आ सकते हैं। ए अपॉन बी के अपॉन में कौन है, सी अपॉन डी, इसको हम ऐसे सॉल्व करते थे। अब वापस में ए अपॉन बी के अपॉन में कौन डालना चाहता हूं, डी अपॉन सी, तो ए अपॉन बी के अपॉन में डी अपॉन सी को तो मैंने डाला, बट इसका यहां जाके फिर से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, डी अपॉन सी, यहां जाके क्या हो जाएगा, सी अपॉन डी, ठीक है। अगर मुझे बताइए P अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन एस है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं P अपॉन क्यू, इसके अपॉन में आर अपॉन एस डाल सकता हूं, लेकिन यहां जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि ये हो जाएगा एस अपॉन आर। या फिर मैं इसी को क्या भी लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं आर अपॉन एस के रेसिप्रोकल में अगर मैं क्या डाल दूं, P अपॉन क्यू, तो जा सकता है, लेकिन यहां जाके इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो ये हल्की सी मैथमेटिक्स देखने के बाद, ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। समझिए मेरे पास कोई दो सब्सटेंस थे, ठीक है, एक था वाटर और दूसरा था ग्लास। एक वाटर एक ग्लास, दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है। लेकिन मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेना चाहता, कि इसका रीजन फिक्स नहीं करना चाहता कि वाटर ग्लास के एग्जांपल से या वाटर किरोसिन के एग्जांपल से। तो मैं जर्नली, मेरे पास कोई दो सब्सटेंस हैं, मैं उनका पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जर्नल नाम लिख देता हूं। मेरे पास कोई दो सब्सटेंस हैं, एक है मीडियम 1 और एक है मीडियम 2, और लाइट रे मीडियम 1 से कहां जा रही है, मीडियम 2 में जा रही है। लाइट रे मीडियम 1 से कहां जा रही है डियर, मीडियम 2 में। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। इंसिडेंट रे के नॉर्मल के साथ बना एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बना एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि यह है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये किसके इक्वल होगा डियर, ये होगा, देखिए इस मीडियम 2 में जो स्पीड होगी लाइट की, उसको कहां लिखा जाएगा, अपॉन में। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब सपोज दैट पहले मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है v1 और दूसरे मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो है v2, तो n21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। समझिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। चलो ये बड़ी काम की इक्वेशन है, तो मैं ये पुरानी चीज तो हटा देता हूं,
ठीक है, मैंने नोट्स में आपको ये सब दिया हुआ है पूरा डेरिवेशन लिख करके बोर्ड पे, जगह कम है यहां से आप कॉपी नहीं कर सकते, तो मैंने लिख दिया N21 इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू डियर कितना V1 डिवाइडेड बाई V2, ठीक है, और इसी को बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अगर मैं बात करूं ऐसा, अगर मैं लिखता हूं तो व्हाट इज दिस, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। अगर मैं केवल ऐसा लिखता हूं N1, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ठीक है, पहले मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि फर्स्ट मीडियम में ये फर्स्ट मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एयर में जो स्पीड होगी वो कहां आएगी? ऊपर न्यूमरेटर में, और फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड है वो कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। ऐसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा डियर? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, सेकेंड मीडियम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू C अपॉन क्या डियर? V2, ठीक है। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें जो स्पीड है वो कहां आएगी? अपॉन में। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसमें जो स्पीड है वो कहां आएगी? अपॉन में। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? कुछ नहीं लिखा है तो मतलब एयर, तो एयर की जो स्पीड है वो न्यूमरेटर में। यहां कुछ नहीं लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसमें जो स्पीड होगी वो कहां आएगी? ऊपर न्यूमरेटर में। एयर में लाइट की स्पीड को किससे दिखाया जाता है? C से दिखाया जाता है। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2 और इसको बोल दिया इक्वेशन 3। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को पकड़िए, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1? N21 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? C से। क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा? तो आंसर वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इस C से ये C क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? लेकिन अब मैं इसी को कुछ अच्छे से लिखना चाहता हूं। देखिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं C अपॉन V2। C अपॉन क्या? V2। इस C के नीचे V2 लिख दिया और इस V1 के नीचे C लिख दिया। कोई दिक्कत इतना समझने में मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। V1 अपॉन क्या? C। बात वही तो है। 2 गुणा 2 इंटू 3 करिए या 3 इंटू 2 करिए, वैल्यू कितनी आनी है? 6 ही आनी है। 2 इंटू 3 भी 6, 3 इंटू 2 भी 6। V1 इंटू C या C इंटू V1, बात वही है। V2 इंटू C या फिर V2 इंटू C, सो V2 इंटू C या फिर V2, ये तो वही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहां वैसे ही यहां है। समझ में आई बात इतनी? ठीक है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, ऊपर नीचे C से क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए ये अब वही जो मैं बचपन वाली मैथमेटिक्स कह रहा था, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस C अपॉन V2 के डिनोमिनेटर में इस वाले को ले जाना चाहता हूं, V1 अपॉन C को ले जाना चाहता हूं। ठीक है, C अपॉन V2 के डिनोमिनेटर में किसको ले जाना चाहता हूं? V1 अपॉन C को। तो क्या मैं इसके डिनोमिनेटर में V1 अपॉन C को ले जा सकता हूं? तो आंसर है ले जा सकता हूं, बट अगर ये V1 अपॉन C इसके रेसिप्रोकल, इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? मैं C अपॉन V2 के अपॉन में किसको ले जाना चाहता हूं? इस C अपॉन V2 के अपॉन में ले जाना चाहता हूं V1 अपॉन C को। ठीक है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, बट यहां जाके इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। यहां था ये V1 अपॉन C, बट यहां आके C अपॉन क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी? मेरे ख्याल से आई होप ये समझ गए होंगे अब आप। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, C अपॉन V2 क्या है? तो C अपॉन V2 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो C अपॉन V2 की जगह लिख दिया मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। और C अपॉन V1 क्या है? तो C अपॉन V1 है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यानी कि ये है N1। कोई दिक्कत इतना समझने में? यानी कि आपको मिल गया है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या? N2 अपॉन N1। ये है क्या? N2 अपॉन N1।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। समझ में आई बात इतनी? ये बड़ा काम का फॉर्मूला n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। समझ में आई बात? ओके, आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीज मैं इरेज कर देता हूं। हाँ, नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स में देख के आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज चलो मैं हटा देता हूं, तो मैं बड़े काम के रिजल्ट तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये लाइट रे मीडियम 1 से कहां जा रही है? मीडियम 2 में जा रही है। मीडियम 1 में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। मीडियम 2 में लाइट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर इसमें मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या? साइन आई अपॉन क्या? साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो ये क्या होता है? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये कांस्टेंट, ये रेशियो ही तो क्या कहलाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि n21। ओके, ठीक है, तो हमारे पास एक और चीज है, चलो मैं इस पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा? n21 यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इस पर एक न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था आपको। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मेरे ख्याल से 1 2 3 ये इक्वेशन 4 बनेगी और इसको बना दिया मैंने इक्वेशन 5। अब देखिए इक्वेशन 4 और 5 का LHS कंपेयर कीजिए, दोनों का LHS क्या है डियर? सेम है। ठीक है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का, ठीक है, LHS आपस में इक्वल है, तो इनका RHS भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बोले तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या डियर? साइन आई अपॉन क्या? साइन आर। ठीक है, ये बिल्कुल काम का। ठीक है, और यही किसके इक्वल है? देखिए n21 के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is the ratio of absolute refractive index of second medium to the absolute refractive index of first medium। ठीक है, n21 is equal to n2 upon n1। ठीक है, n21 is equal to n2 upon n1 और n21 ही किसके इक्वल है? साइन आई अपॉन साइन आर के। ठीक है, तो ये चीज n2 अपॉन n1 किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होता है। ये बड़े काम का है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक हल्की सी खुशी देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। ठीक है, इतना आई होप इतना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत तो नहीं है, बट कुछ बच्चे हैं जिनको समझना है, ये उन्हीं के लिए है। ठीक है, वैसे फिर भी समझने के लिए, क्योंकि जो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा उसमें इसका भरपूर इस्तेमाल होगा कि n2 ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अगर कोई लोग साइंस ओलंपियाड ये सब कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, ठीक है डियर, इतने पे ही क्लोज करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हैवी टाइप का अगर आपको लग रहा हो तब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे शुरू करूंगा यहां से आगे। ठीक है, तो इतना आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन, और आप याद कर लीजिए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इट्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with to the absolute refractive index of first medium।
n21 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, और यही किसके इक्वल आया, साइन आई अपॉन साइन आर के। ठीक है, कंप्लीट करें। ओके, छोटा सा वीडियो है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा डियर। ठीक है, इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।